आप सभी का एचजी क्लासेस में स्वागत है। आपके उम्मीद करता हूँ आपके सारे एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे। आज हम डे 4 रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने आपको जैसा पहले ही बताया कि हमने हमारी नेशनल इनकम यूनिट कंप्लीट कर ली है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मनी एंड बैंकिंग। ये बहुत एक छोटी सी यूनिट है जिसको हम 2 डेज की वीडियो में कवर कर लेंगे, डे 4 एंड डे 5 में। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा हेक्टिक कुछ नहीं है और इसमें कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं बनते। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज का। डिफाइन मनी सप्लाई, स्टेट इट्स फीचर एंड कंपोनेंट्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप अपने पीवाईक्यू भी देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आपको ये सबसे ज्यादा मिलेगा कि मनी सप्लाई क्या है, उसके फीचर क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो मनी सप्लाई का देखो सिंपल मतलब है कि जो एक इकोनॉमी है, ये हमारी एक इकोनॉमी है, इसमें एक पॉइंट के ऑफ टाइम पे, मतलब मैं इसमें बोलूं आज अभी, ठीक है, जैसा आज हम बोलते हैं कि हम लेट देते हैं 1 मई। 1 मई को लोगों के पास कितनी मनी लोगों के पास है, इसको हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का फीचर क्या है, ये इंक्लूड करती है जो मनी पब्लिक की होती है। देखिए बेटा, इसके अंदर जो मनी के क्रिएटर होते हैं, जो मनी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्टली कौन कौन करता है, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट। और इनडायरेक्टली कौन करता है, कमर्शियल बैंक। इनडायरेक्टली बोले तो मनी क्रिएशन, जो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इनकी मनी को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, इसमें केवल किसका होता है, इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। और ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कवर की जाती है, ठीक है। अब कंपोनेंट, आप अगर अपनी अपनी बुक देखेंगे तो आपकी बुक में M1, M2, M3 और M4 है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 है। तो हमारे मनी सप्लाई के कंपोनेंट क्या है, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। लोगों के पास कितनी करेंसी है और कितने कॉइन है। डीडी ऑफ कमर्शियल बैंक, डीडी मतलब बोले तो डिमांड डिपॉजिट। देखिए बेटा, हम अपने कमर्शियल बैंक में 2 तरह का डिपॉजिट रख सकते हैं। एक होता है आप जाओ अपना बैंक अकाउंट ओपन कराओ, ठीक है। एक आप करा सकते हैं उसके अंदर एफडी, और एक करा सकते हैं डीडी। एफडी को हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट हो जाता है। और डिमांड डिपॉजिट, जिस मनी को हम जब चाहें तब विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डीडी ऑफ कमर्शियल बैंक। यहाँ डीडी आती है, एफडी यहाँ पे नहीं आती। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अगर हमने आरबीआई के साथ कोई और डिपॉजिट भी कर रखे हैं, आरबीआई की स्कीम में हमने अपने मनी इन्वेस्ट कर रखी है, तो वो इसके अंदर आएगी। तो मनी सप्लाई के केवल कितने कंपोनेंट है, 3, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, डीडी ऑफ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। सबसे ज्यादा चांस रहता है कि ये हमारा शॉर्ट में आए, 3 या 4 में आने के। अगर ये बाई चांस कभी लॉन्ग में आ भी जाता है तो हमें इनकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। लेकिन ये क्वेश्चन एक ऐसा है, इसको आप बहुत अच्छे से करके चले जाना। इको का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मनी कितने तरह की होती है, मनी है क्या। देखो, मनी की डेफिनेशन आई डोंट थिंक कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। मनी क्या है, कोई भी चीज जो यूज होती है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के लिए यूज होती है, जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, और जो डेफर्ड पेमेंट के लिए यूज होती है। याद करो, ये सारी आपकी लिमिटेशन है। इसने लिमिटेशन को जिसने पूरा किया था वो हमारी मनी थी, ये मनी की पूरी डेफिनेशन है। अब ये जो टाइप है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा क्या होता है कि आपके एमसीक्यू पूछे जाएगा, इससे ज्यादा उठेंगे। फियाट मनी क्या होती है बेटा, जो मनी किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर से या अथॉरिटी के ऑर्डर से जो इशू होती है, जिसका लीगल टेंडर होता है, वो हमारी कौन सी मनी होती है, फियाट मनी होती है। जितने भी हमारे यहाँ नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, वो हमारा किसका पार्ट है, फियाट मनी का। अब आती है फिड्यूशरी मनी। बेटा, ये वो मनी है जिसका कोई भी लीगल टेंडर नहीं होता। ये है ना, मनी चल भी रही है ट्रस्ट के बेसिस पे। आपको जान के हैरानी होगी, जो हमारे चेक होते हैं इनका कोई लीगल टेंडर नहीं है। आप बाध्य नहीं है चेक लेने के लिए, आप मना कर सकते हो। चेक बस चल रहे हैं म्यूचुअल ट्रस्ट पे, एक पार्टी को दूसरी पार्टी पे ट्रस्ट है इसलिए चेक चल रहे हैं। तो ये हमारी कैसी मनी है, फिड्यूशरी मनी है। अगला होता है फुल बॉडीड। देखिए बेटा, आपने देखा होगा ये जो कॉन्सेप्ट है ना फुल बॉडीड का, क्रेडिट का, ये कहाँ से आया था। देखिए, सबसे पहले है ना, लोग क्या करते थे, पहले आपने देखा होगा राजा महाराजा के टाइम पे असरफियां सिक्के वगैरह चलते थे, ठीक है, गोल्ड के कॉइन्स चलाते थे। तो लोगों में ना तब इतना चोरी वगैरह या इतने कहते हैं ना दुर्व्यवहार नहीं था, तो लोग, लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, डेवलपमेंट होता चला गया, तो लोगों ने क्या करा, जैसे मान लो एक गोल्ड का कॉइन चल रहा है मार्केट में, मानो इसकी वैल्यू 100 रुपीज है, तो लोग क्या करते हैं, इसको है ना मेल्ट करते और पिघला के इसे एज ए गोल्ड, मतलब गुड्स की तरह बेच देते। तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए से ज्यादा चीजें मिल जाती। अब देश के अंदर से इसी तरीके से कॉइन्स क्या होने लग गए थे, गायब। जब गायब होने लग गए तो सरकार ने तय किया कि भैया अब जितना भी हम करेंगे, इसकी वैल्यू के बराबर की कोई भी करेंसी हम मार्केट में इश्यू नहीं करेंगे। तो फुल बॉडीड मनी क्या है, जिस मनी की फेस वैल्यू या मनी वैल्यू बराबर होती है उसकी कमोडिटी वैल्यू के। जैसे ये 100 का सिक्का है, ये क्या है, इसकी फेस वैल्यू, और जो इसके मेटल की वैल्यू है वो क्या है, उसकी कमोडिटी वैल्यू। अगर ये दोनों बराबर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फुल बॉडीड मनी। और क्रेडिट मनी क्या होती है, जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा हो और कमोडिटी वैल्यू कम। जैसे आज का जो नोट है, जैसे आपके नोट चल रहे हैं ना जितने भी, जैसे 2000 का नोट है आपका, 2000 के नोट को अगर आप एज ए पेपर की तरह यूज करो,
तो आपको 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसको नोट की तरह यूज करो तो 2,000 रुपये मिलेंगे। तो क्या है आपकी क्रेडिट मनी। तो इन दोनों टर्म्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन मतलब समझ लेना। अगला क्या होता है ट्रांजेक्शन मनी। ट्रांजेक्शन मनी जो हम डेली ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं वो हमारी क्या है ट्रांजेक्शन मनी है। बैंक मनी, बैंक मनी वो है जो कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है लोन दे देकर। जो मनी क्रिएशन आपने देखा होगा ना, मनी क्रिएशन एक प्रोसेस है, वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिस्कस करने वाला हूँ। तो मनी क्रिएशन की मदद से जितनी भी मनी क्रिएट होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा बैंक मनी। हाई पावर्ड मनी, नाम से ही पता चला हाई पावर्ड मतलब जो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ने मिलकर मनी क्रिएट की है उसको हम क्या कहते हैं हाई पावर्ड मनी। अगला होता है डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी वो है जितने भी हमारे डिपॉजिटर्स हैं मतलब अकाउंट होल्डर हैं, जिन्होंने भी अपना बैंक में क्या कराया हुआ अकाउंट ओपन किया हुआ है, इन्होंने जितनी भी मनी बैंक में डिपॉजिट की हुई है इस मनी को क्या कहते हैं डिपॉजिट मनी कहते हैं। तो ये सारी हैं, इनमें से जो मैं पर्सनली मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछी जाती हैं, एक तो ये फियाट, फिड्यूशरी, क्रेडिट मनी और एक हाई पावर्ड मनी, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो इनको बहुत अच्छे से समझ के जाना। ठीक है, फुल बॉडीड और क्रेडिट दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कोई 10 रुपए का सिक्का है तो जो उसकी 10 रुपए जो सिक्का है वो उसकी फेस वैल्यू है, मॉनेटरी मनी वैल्यू है, लेकिन जो उसके मेटल की वैल्यू है वो उसकी कमोडिटी वैल्यू है। जब बराबर हो तो फुल बॉडीड और कम हो कमोडिटी की वैल्यू तो क्रेडिट मनी। अभी हमारे यहाँ जो चल रही है वो ये ज्यादा चल रही है क्रेडिट मनी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक क्या है और सेंट्रल बैंक के फंक्शन। इसको तो आप मानो कि आपके एग्जाम में आना ही आना है, सेंट्रल बैंक का फंक्शन जरूर आएगा। मैंने जितने फंक्शन लिखे हैं ऐसा नहीं आता कि सारे एक साथ पूछेगा, वो आपको कोई भी एक दे देगा कि बताओ इस फंक्शन के बारे में बताओ। ठीक है, जैसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, सोल अथॉरिटी सबसे ज्यादा आता है। मैं वन बाय वन इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सेंट्रल बैंक है क्या? सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स बॉडी मतलब सुप्रीम बॉडी है जो एक देश की मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर को मैनेज करती है। जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बना था इसका जो एक्ट था वो 1934 एक्ट के द्वारा ये बनाया गया था, और ये जो एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आप लोग ये जो पहली बार एस्टेब्लिश हुआ था बेटा कोलकाता में हुआ था। ठीक है, अब तो तुम्हारा शिफ्ट हो गया, आपको बताओ ये बात अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी होगी। अब सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शन है? सेंट्रल बैंक का सबसे पहला और मेन फंक्शन जो सबसे ज्यादा आता ही आता है आपके एग्जाम में वो है बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी। देखिए बेटा कोई भी इकोनॉमी होती है उसमें केवल और केवल सेंट्रल बैंक को ही सोल अथॉरिटी रहती है करेंसी इशू करने की। इंडिया के केस में जितने भी हमारे पेपर करेंसी नोट्स आते हैं वो सारे हमारे आरबीआई इशू करती है, लेकिन 1 रुपये का नोट और कॉइन्स इन्हें इशू कर रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या करना है बेटा, सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है वो जितनी भी करेंसी इशू कर रही है उसे उसी के बराबर गोल्ड अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इससे वो क्या मैनेज करता है पब्लिक ट्रस्ट। अगर कभी आपको ये चीज है ना, जैसे आप 12th के बाद फ्री हो अच्छे से और आपको ये देखना हो, स्पेनिश एक वेब सीरीज है, आई होप आप बहुत से लोगों ने देखी भी होगी, इसको जरूर देखना। अगर आपने इसमें देखोगे ना आपको समझ आ जाएगा कि उन्हें गोल्ड क्यों मैनेज करना पड़ता है, कैसे गोल्ड रखा जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरी फेवरेट वेब सीरीज में से एक है ये वाली। तो सेंट्रल बैंक को क्या करना होता है बेटा, जितनी करेंसी इशू कर रही है उतने रुपए की अपने पास क्या रखनी होती है, एसेट्स रखनी होती है। किसकी? इक्वल वैल्यू की, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट मेंटेन रहे। तो सेंट्रल बैंक का सबसे पहले मेन काम क्या है, करेंसी को इशू करना। तो हम समरी की तरह समझे, करेंसी इशू करने का एक इकोनॉमी में सबसे सोल राइट किसको होता है, सेंट्रल बैंक को होता है। 1 रुपये का नोट और कॉइन इंडिया में कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और सरकार जितनी भी करेंसी इशू करती है उतने की उसे इक्वल वैल्यू की एसेट्स रखनी पड़ती हैं। एसेट्स में वो गोल्ड रख सकती है, प्रीशियस मेटल रख सकती है, या फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रख सकती है। अब हमारा जो इंपोर्ट सेकंड फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी आपका बहुत ज्यादा आया हुआ है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, नाम से पता चला बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट का एजेंट भी है और गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए 3 चीजें करता है। सेंट्रल बैंक इंडिया की नहीं बेटा, कहीं का भी सेंट्रल बैंक हो वो 3 काम करता है, एक बैंक का भी, एक एजेंट का भी और एक फाइनेंशियल एडवाइजर का भी। सबसे मेन है वो बैंक के नाते करता क्या है, अगर वो वहां का बैंकर है तो वो सरकार का एक करंट अकाउंट मेंटेन करेगा, करंट अकाउंट। और दूसरा सरकार की रिसिप्ट एंड पेमेंट को रिकॉर्ड करेगा कि कितनी सरकार की रिसिप्ट आई और कितनी पेमेंट गई, इनको एक्सेप्ट भी करेगा। और सरकार को टेम्परेरी पीरियड के लिए लोन या एडवांस की नीड है तो वो उन्हें ये भी प्रोवाइड करेगा। मतलब गवर्नमेंट के लिए वो ऐसे बैंकर ये 3 चीजें फॉलो करेगा। अब बात आती है एजेंट की। अगर वो सरकार के एजेंट है तो वो पब्लिक डेट को क्या करेगा, मैनेज। मतलब सरकार को टाइम टू टाइम याद दिलाता रहेगा कि आपने ना पब्लिक से कर्जा लिया हुआ है, अब रीपेमेंट का टाइम है, या जरूरत है तो पब्लिक से कर्जा ले लो। मतलब सेंट्रल बैंक जितना भी पब्लिक का डेट है उसे मैनेज कराता है, क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट सरकार से टूट गया तो मानो देश हमारा तबाह हो गया, जैसा आप जानते हो इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से पब्लिक का ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए। और अगला है एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब सलाह देने के नाते
सेंट्रल बैंक एडवाइस करता है गवर्नमेंट को इकोनॉमिक मैटर्स पे। इन्फ्लेशन आने वाला है या डिफ्लेशन आने वाला है, मतलब महंगाई आने वाली है या मंदी आने वाली है, तो सरकार को टाइम टू टाइम सलाह देता रहता है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे एग्जाम है ना बेटा, बुलेट पॉइंट यूज करो। जैसे मैंने, आप नोटिस करोगे मैंने जितना भी आपको कराया हुआ है वो बुलेट पॉइंट में कराया हुआ है। तो आपको ना बुलेट पॉइंट में आप लिखोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। ये वाला जो फंक्शन है ना बेटा, ये पूरा एक साथ तो बहुत मुश्किल आता है, इसके ना पार्ट ज्यादा आते हैं। सबसे ज्यादा आता है लेंडर ऑफ लास्ट रेसोर्ट। तो आपने देखा, नोटिस करो, मैंने इसके अलग से 3 पॉइंट बताए हैं। तो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर का मतलब क्या है, ये जितने भी बैंक है, अभी पहले में पढ़ा कि गवर्नमेंट का बैंक है, इसमें क्या है, ये जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी हमारे क्या है कमर्शियल बैंक, ये उन सारे कमर्शियल बैंक का भी बैंक है। तो ये सारे बैंकों का क्या है, बैंक है और सुपरवाइजर है। तो सुपरवाइजर होने के नाते वो उन्हें कंट्रोल करता है, सारे कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज, टाइम टू टाइम सलाह देते रहना, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जो भी चेंजेस आ रही हैं इकोनॉमिक मैटर्स में, जो भी चेंज आ रही है उनका डेवलपमेंट करना, ये सारा काम वो करते रहता है। लेकिन बैंकर्स का बैंक होने के नाते वो कुछ चीजें अलग से और करता है। पहली है लेंडर ऑफ लास्ट रेजॉर्ट। लास्ट रेजॉर्ट मतलब होता है आखिरी ठिकाना। आखिरी ठिकाना मतलब जैसे हमारे पास कोई लास्ट ऑप्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास घर में है या आपका कोई दोस्त है, आपको पता है कि आपको कहीं से रुपए नहीं मिल रहे, आप उसके पास जाएंगे और वो आपको पैसे दे देगा। तो ऐसे ही कमर्शियल बैंक के लिए जो लास्ट रेजॉर्ट है वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, लास्ट रेजॉर्ट है, किसके लिए, सारे कमर्शियल बैंक्स के लिए। अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को कभी भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो उसका रेस्क्यू करने के लिए जो फाइनली जो उसकी हेल्प करेगा ही करेगा, वो कौन है, सेंट्रल बैंक। और इमरजेंसी के टाइम पे वो उसका गारंटर भी बन जाता है। सेंट्रल बैंक गारंटी दे देता है किसके लिए, कमर्शियल बैंक के लिए। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट मतलब आखिरी ठिकाना। जब कहीं से पैसा नहीं मिल रहा तो बेटा पैसा कहां से मिलेगा, जहां से सेंट्रल बैंक को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और वो पैसा कहां से मिलेगा, कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से पैसा गारंटेड मिलेगा। अगला होता है बेटा हमारा क्लियरिंग हाउस। ठीक है, क्लियरिंग हाउस आपको ही पता है, CRR और SLR, ये आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे वैसे, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बनाने वाला हूँ इनके बारे में। CRR क्या होता है, हर RBI क्या कहती है कि हर बैंक को LRR बनाना है। LRR दो तरह का होता है, CRR एंड SLR। तो कभी कभी है ना बैंक है ना, दिक्कत पड़ जाती है, तो वो एक दूसरे से ना इंटर बैंक भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, एक दूसरे से लोन ले लेते हैं CRR या SLR मेंटेन करने के लिए। ठीक है, या लोन भी नहीं लिया तो किसी और पर्पस के कारण उन्होंने एक दूसरे बैंक के साथ ट्रांजेक्शन की, तो उनके बीच में ना एक दूसरे के कुछ क्लेम आ जाते हैं। अब दोनों में लड़ाई हो रही है, मानो ये मेरा सेंट्रल बैंक है और ये मेरा कमर्शियल बैंक ए है और कमर्शियल बैंक बी है, अब इन दोनों में लड़ाई हो रही है। अब इन दोनों की लड़ाई को सुलझाने का काम भी कौन करता है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। तो क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक के पास सबका कैश रिजर्व होता है, यहाँ कैश रिजर्व मतलब ये CRR की बात हो रही है। सेंट्रल बैंक एक दूसरे के क्लेम को इजीली सेटल कर देता है बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री। जैसे क्लेम था कि ए के पास रुपए हैं बी के, ए के पास रुपए किसके हैं, बी के, तो सेंट्रल बैंक बी को उसके रुपए दे देगा और ए के अकाउंट से काट लेगा, डेबिट और सिंपल क्रेडिट एंट्री पास करके। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस का भी काम करता है। क्लियरिंग हाउस मतलब हो गया एक दूसरे के जो आपस में मनमुटाव हो गए, लड़ाइयां चल रही हैं, उन लड़ाइयों को भी सुलझाने का काम कौन करता है बेटा, RBI करता है इंडिया के केस में। अगला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन मतलब रखवाली करने वाला, ये है ना कैश रिजर्व की भी रखवाली करता है। कैश रिजर्व वही है जो हमने LRR की बात की थी ना, CRR और SLR तो देखो खुद के पास रखा जाता है। ठीक है, तो सारे कैश रिजर्व की रखवाली कौन करता है, RBI। ऑल द कमर्शियल बैंक, सारे कमर्शियल बैंक को क्या बनाना पड़ता है, CRR रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास। इस तरीके से सेंट्रल बैंक क्या है, उनका रखवाली करने वाला है। ठीक है, एक लास्ट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। देखिए इसके ना टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, अगर आपने डेप्थ में पता होगा, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स। मतलब मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। कभी कभी वो मनी सप्लाई को बढ़ा देता है और कभी कभी वो घटा देता है, किसकी मदद से, क्रिएशन की मदद से। अब ये हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है कि कैसे करेगा। यहाँ तो बस मीनिंग पूछा कि होता क्या है, बता दिया कि वो मनी सप्लाई और क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है, लेकिन क्रेडिट्स को कंट्रोल करता कैसे है वो हम अपने देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मनी एंड बैंकिंग से देखो आपका कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला, या तो आपका एक सेंट्रल बैंक का फंक्शन आ जाएगा, सबसे ज्यादा आने के चांस क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्लियरिंग हाउस, बैंकर टू गवर्नमेंट, या तुम्हारा सोल अथॉरिटी। इनको बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाना, गलती से भी मत छोड़ के जाना, इनके आने के सबसे ज्यादा चांस है। उसके बाद जो हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे हमारा मनी क्रिएशन, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आता ही आता है, और वो मनी को कंट्रोल कैसे करता है, इन दो टॉपिकों के बारे में। तो हमारे बेटा देखो 1 to 4 यूनिट चैप्टर हो चुके हैं इस पर संदीप गर्ग, और अब हमारा 5th और कल हमारा 6th चैप्टर भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो हमारी वीडियोस को। ऐसे ही आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमें थोड़ा सा अपना प्यार दिखाएं। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन।